सो हेलो गाइज, एक बार फिर से यश डब्ल्यू स्टडी विथ अमन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के बारे में। हाँ, तो आज हम प्लेटो के बारे में, उनके विचारों के बारे में पूर्ण रूप से पूरा पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटो कौन थे, जो कि बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले उसके बारे में पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेटो कौन थे। तो प्लेटो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे, यानी कि प्लेटो जो थे वो यूनान देश के एक महान दार्शनिक यानी कि राजनीतिक विचारक थे। वे सुकरात के शिष्य यानी कि सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे, यानी कि अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और सुकरात के शिष्य थे। उन्होंने द अकेडमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। दोस्तों, एकेडमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता था। यही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद हम प्लेटो के राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इनका बहुत फेमस है न्याय का सिद्धांत। तो प्लेटो की राजनीतिक सोच का मूल आधार न्याय है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक यानी कि गणराज्य में न्याय की व्याख्या की है। सुकरात के संवाद शैली में लिखी गई इस पुस्तक में प्लेटो ने यह प्रश्न उठाया है कि न्याय क्या है, यानी कि व्हाट इज जस्टिस। तो उन्होंने न्याय की व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से की है और बताया है कि आखिर न्याय क्या होता है, उसकी पूर्ण रूप से परिभाषा क्या है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य करना, यानी हर वर्ग और व्यक्ति समाज में अपने निर्धारित कार्य को करे और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यही न्याय होता है। हर व्यक्ति अपना काम करे और अपने समाज में अपने निर्धारित कार्य को करे, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करे, वही एक न्याय होता है। समाज में उन्होंने 3 वर्गों की कल्पना की थी दोस्तों, जिसमें पहला आ जाता है शासक वर्ग, जिसकी आत्मा में बुद्धि प्रधान होती है, यानी कि जिस मनुष्य की आत्मा में बुद्धि प्रधान होती है वो दार्शनिक यानी कि भविष्य के चिंतक दार्शनिक होते हैं और राज्य का संचालन करते हैं। जैसे एक राजा जो दार्शनिक होता है उसमें बुद्धि ज़्यादा होती है और वह राज्य का संचालन करता है। उसके बाद आ जाता है सहायक वर्ग, जिससे साहस और आत्मबल होता है। ये सैनिक होते हैं जो राज्य की रक्षा करते हैं। इसमें दोस्तों प्रमुख रूप से सैनिक, मंत्री, सेनापति ये लोग आ जाते हैं। ये लोग में बुद्धि तो थी ही, लेकिन साहस बल भी होता था, जो कि राज्य की रक्षा के लिए काम में आते थे। अब इसके बाद तीसरे वर्ग में आएंगे उत्पादक वर्ग, जिनमें इच्छा प्रधान होती थी। ये किसान, व्यापारी आदि होते थे जो राज्य की आर्थिक गतिविधियां संभालते थे। इनमें व्यापारी वगैरह, किसान वगैरह ये सब आते थे जो राज्य की आर्थिक गतिविधियां संभालते थे। इनकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती थी दोस्तों। उसके बाद देखें तो न्याय तब होता है जब ये 3 वर्ग अपने अपने कार्य का पालन करते हैं और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। यही विचार उन्होंने व्यक्ति की आत्मा के संदर्भ में भी लागू किया है। मनुष्य की आत्मा 3 भागों में विभाजित होती है, जैसे बुद्धि, आत्मबल और इच्छाएं। इसी के आधार पर समाज के 3 रूप बनते हैं। अगर हम अब बात करें आदर्श राज्य की संकल्पना, तो प्लेटो की एक प्रमुख विचार ये भी थी कि आदर्श राज्य की संकल्पनाएं हों, जिसे आइडियल स्टेट बोलते हैं। तो प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ ज्ञान, न्याय और सद्गुणों का समुचित संचालन हो। उन्होंने लोकतंत्र और तानाशाही की आलोचना की, यानी कि लोकतंत्र और तानाशाही की उन्होंने आलोचना की थी और एक ऐसे राज्य व्यवस्था का समर्थन किया जहाँ दार्शनिक राज्य शासन करे। दार्शनिक का मतलब हो वो बुद्धिवान हो, भविष्य की सोच रखे, अपने प्रजा के हित के लिए सोच रखे
और दार्शनिक हो, यानी कि सोच रखे वो कि प्रजा कैसे मैनेज करना है, राज्य को कैसे मैनेज करना है, ये सब उसके विचार हो। उनका आदर्श राज्य 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें फिलोसोफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा, जिनके पास पूर्ण ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, वे ही शासन करने के योग्य हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो दार्शनिक यानी कि विचार से पूर्ण होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरे में आ जाएंगे वॉरियर्स, यानी कि जो राज्य की रक्षा करते हैं, जो राज्य की रक्षा करते हैं वो सेकंड चरण में आ जाएंगे। तीसरे में वर्कर्स आ जाएंगे, जो उत्पादन और व्यापार करते हैं, जो दोस्तों व्यापार के लिए यूज होते हैं और उत्पादन के लिए, जैसे कृषि वगैरह हो गया, इनके लिए यूज होते हैं, वो आ जाते हैं वर्कर्स में। तो ये आदर्श राज्य के 3 वर्ग हैं। अब इसके बाद हम इस व्यवस्था में व्यक्ति की योग्यता और स्वभाव के अनुसार वर्ग निर्धारित होता था, ना कि जन्म से। मतलब पहले ये वर्ग जो है उनके कर्म के और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जाता था, अब की तरह जन्म से नहीं होता है। तो अगर हम तीसरे प्रमुख विचार की बात करें तो दर्शन शास्त्री राजा का सिद्धांत, यानी कि जो राजा होना चाहिए वो फिलासफर होना चाहिए, यानी कि दार्शनिक होना चाहिए। प्लेटो का यह एक सबसे प्रसिद्ध और मूलभूत विचार है। उनका मानना था कि जब तक दर्शन शास्त्री राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक नहीं बनते, तब तक राज्य में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। यानी कि राजा जब तक बुद्धिमान ना हो, वह एक विचारक ना हो, उसे जो है अच्छे और बुरे की परख ना हो, वह एक महान राजा और न्यायप्रद राजा नहीं बन सकता। उनके अनुसार एक दार्शनिक राजा सच्चे ज्ञान का अधिकारी होता है, आत्मसंयमी और न्यायप्रिय होता है। वह ना तो भौतिक सुख सुविधाओं का लोभी होता है और ना ही सत्ता का भूखा होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण होता है, ना कि निजी लाभ। यानी कि जो दार्शनिक राजा होते हैं वे ज्ञानी होते हैं, आत्मसंयमी और न्यायप्रिय होते हैं। उन्हें भौतिक सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होती है और ना ही वो सत्ता के भूखे होते हैं। यानी कि सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन उनके देश रहना चाहिए। उनका उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण होता था, ना कि निजी लाभ। वह अपना पर्सनल लाभ नहीं देखते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण और जन जन को बढ़ावा देना था। इस विचार के पीछे प्लेटो का यह विश्वास था कि ज्ञान और शक्ति का मिलन ही आदर्श शासन की कुंजी है। यानी कि जो ज्ञान और शक्ति का मिलन होता है, उसी से आदर्श साम्राज्य की नींव रखी। अब उनके चौथे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो है शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य का केंद्र बिंदु माना है, यानी कि राज्य का सेंटर पॉइंट उन्होंने एजुकेशन को माना है। उनका विश्वास था कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही श्रेष्ठ नागरिक और शासक तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि एजुकेशन मात्र से ही श्रेष्ठ नागरिक और शासक तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने शिक्षा को आत्मा के उत्थान का माध्यम माना है, यानी कि आत्मा के विकास का माध्यम उन्होंने शिक्षा को ही माना है। उनका शैक्षणिक ढांचा इस प्रकार था। उन्होंने एक ढांचे का निर्माण किया था जिससे किस वर्ष और किस आयु के बच्चे कौन सी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये उस ढांचे में लिखा हुआ था। आइए उनके शिक्षा के ढांचे को देखते हैं। तो इसमें पहला है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे, उन्हें मातृ संपर्क और नैतिक विकास दिया जाएगा। उनकी शिक्षा एक रूप से मातृ संपर्क और नैतिक विकास के रूप में होगी। 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे शारीरिक शिक्षा और संगीत नैतिकता पर ध्यान देंगे। 18 से 20 वर्ष के जो युवा होंगे, उन्हें सैन्य प्रशिक्षण यानी कि युद्ध कौशल सिखाया जाएगा। उसके बाद 20 से 30 वर्ष की आयु के जो युवा होंगे, उन्हें गणित, ज्यामिति, तर्क शक्ति का विकास किया जाएगा। उन्हें गणित वगैरह की जानकारी दी जाएगी। 30 से 35 वर्ष के जो युवा होंगे, उन्हें दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया जाएगा ताकि आगे चल के एक दार्शनिक राजा बन सकें। 35 से 50 वर्ष की आयु में उन्हें प्रशासनिक अनुभव यानी कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है, कैसे चलता है, इन सब के बारे में उन्हें शिक्षा दी जाएगी।
और 50 वर्ष के बाद जो सबसे योग्य होता था, यानी कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने युवा पढ़ रहे हैं, उसमें से जो सबसे योग्य होता है उसी को दार्शनिक राजा माना जाता है, वही दार्शनिक राजा बनेगा। इस प्रणाली का उद्देश्य था दोस्तों कि गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व तैयार करना और प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता का विकास करना। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व तैयार करना और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना जो स्वाभाविक क्षमता का विकास अपने अंदर कर सके और ये सभी व्यक्तियों में विकास करते रहे। उसके बाद हम उनका 5वां सिद्धांत पढ़ेंगे, रूपों का सिद्धांत। यह प्लेटो की दार्शनिक सोच का आधार है। उन्होंने कहा कि इस संसार में कुछ भी वह क्षणिक और अपूर्ण है, असली वास्तविकता यानी कि फॉर्म्स या आइडियाज की दुनिया में है। उदाहरण के लिए यदि हम न्याय शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, क्योंकि न्याय का कोई वास्तविकता रूप नहीं है। परंतु प्लेटो के अनुसार एक आदर्श न्याय का रूप मौजूद है जो परिपूर्ण और शाश्वत है। यानी कि उनके अनुसार एक न्याय का आदर्श रूप मौजूद है जो परिपूर्ण और शाश्वत है। राजनीतिक में यह विचार यह कहता है कि एक आदर्श राज्य की कल्पना संभव है और उसे बुद्धि और दर्शन के माध्यम से साकार किया जा सकता है। अब इसके बाद हम उनके अगले सिद्धांत की बात करेंगे जो है आलोचना। आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज थॉट, यानी कि इनकी जो आलोचनाएं की जाती हैं वो क्या है। तो प्लेटो का राज्य अत्यधिक आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं। इनकी जो राज्य की कल्पनाएं हैं वो व्यवहारिक नहीं है, वो एक आदर्शवादी हैं। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है। ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इन्होंने इनका हनन कर लिया है, विशेषकर उत्पादक वर्ग के लिए। उनके विचार में एक प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी कि इनके जो विचार हैं उनमें एक प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई देती है। कुलीन तंत्र का समर्थन करने के कारण यह समाज के व्यापक हितों की उपेक्षा करता है। फिर भी प्लेटो के राजनीतिक दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने दर्शन, शिक्षा और राजनीति को जोड़ते हुए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो ये दोस्तों इनकी आलोचना थी कि इनके बारे में क्या क्या बुराइयां आलोचना किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।